नमस्कार। हम बीए साइकोलॉजी के छात्रों की तरफ से आपका हमारी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे ग्रुप की प्रस्तुति मिलना अस्तबान और नागफनी और मचलना मन का को स्वीकार कीजिए। हम इस प्रस्तुति की शुरुआत कहानी के लेखक रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसाई जी का एक छोटा सा व्यंग्य उपन्यास है। परसाई जी को हास्य व्यंग्य की दुनिया का सम्राट कहा जाता है। आज़ादी के बाद व्यंग्यकारों की पीढ़ी में हरिशंकर परसाई जी का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्हें हम व्यंग्य सम्राट के नाम से जानते हैं और इनके तमाम लेख, निबंध इत्यादि हमारे कोर्स की किताब में मिल जाते हैं। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 में जवानी नामक स्थान में हुआ था और निधन 10 अगस्त 1995 में हुआ था। उनकी प्रसिद्ध व्यंग्य पुस्तकें हैं तट की खोज, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, शिकायत मुझे भी है इत्यादि। परसाई जी ने जबलपुर में एक पत्रिका वसुधा भी निकाली थी। उनकी रचना नागफनी की कहानी पढ़ने पर हम पाते हैं कि यह हास्य से भरपूर है। यह उपन्यास आधारित है राजकुमार अस्तबान और राजकुमारी नागकुमारी के ऊपर, और जो शुरू होते हैं भेड़ाघाट से, जो नर्मदा नदी में स्थित संगमरमर से निर्मित एक जलप्रपात है। लेखक के अनुसार उस जमाने में प्रेम में विफल हुए प्रेमी, परीक्षा में फेल हुए विद्यार्थी और बेरोजगारी से जूझ रहे युवा जन इसी भेड़ाघाट में आके आत्महत्या का प्रयत्न किया करते थे। उस वक्त की सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए बाकायदा वहाँ पे एक आत्महत्या विभाग का गठन भी कर रखा था और इन इच्छुकों को सहायता भी दिलाने के लिए नियुक्त अधिकारी भी नियुक्त किए थे। तीसरे पाठ की शुरुआत भेड़ाघाट के विवरण के साथ होती है। बताया गया है कि नर्मदा नदी के पास स्थित भेड़ाघाट एक बहुत ही बड़ा एवं भारी जलप्रपात है। 40 फीट की ऊंचाई से नदी का पानी तेज प्रभाव के साथ नीचे की ओर जा गिरता है। ये वही स्थान है जहां छलांग लगाकर देश विदेश से आए युवक युविकाएं परेशान एवं चिंतित होकर अपने प्राण त्याग करते हैं। व्यंग्य सम्राट चंद्रशंकर परसाई ने बहुत ही रोमांचक एवं दंग तरीके से इस पूरे विवरण का महत्व किया है। वे बताते हैं कि किस प्रकार यह एक आत्महत्या पर्यटक स्थान से एक आत्महत्या विभाग में गठित किया गया और उपयुक्त अधिकारी नियुक्त किए गए। वे बताते हैं कि आजकल के युवक युविकाएं कमज़ोर मनोबल में आत्महत्या करने जैसे हर कार्यों को हल्के में न लेकर विचारों पर उनका व्यंग किया गया है। हर छोटी बात को बड़ा बना लेना और जीवन को अंत कर लेना हमारी फितरत बन चुकी है। जीवन एक अमूल्य रत्न है, इसे यूं ही खत्म करना कोई मजाक नहीं होता। पाठ में हम आगे बढ़ाकर देखते हैं आत्मान और नागफनी होते तैयार होकर अच्छे वस्त्र धारण कर कर आत्महत्या खान में अपने बारे का इंतजार कर रहे हैं। कांत के अनुसार अनुमद्यों के सुबह कार्य को अंजाम देने के लिए ये वत सज धज खड़ाया है। अंजाम देने के लिए वे सज धज खड़ाया है, पर जैसे कि आत्महत्या करना नहीं प्रांत किसी प्रिय मित्र का विवान हसीन है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। परंतु उनके सीजर तैयार होते हैं खाली नहीं हो जाता है, क्योंकि अस्तबान आगे को चलाकर मोहित हो जाता है नागफनी के रूप से, और नागफनी अस्तबान के रूप से तीनों अपने सूखा सूखी से एक पुरुषर का परिचय पूछते हैं और अच्छे दोस्त भी बना लेते हैं। तक तो कहानी में सब कुशल मंगल चल रहा है। कुंवर और कुंवरी का मिलन हो जाता है और इनकी आत्महत्या की योजना को टाल दिया जाता है और दोनों एक दूसरे के ख्यालों में मग्न है। अगर इन घटनाओं से किसी को दुख होता है तो वहाँ इनके पत्रकार छापने वाले लोग हैं जो इनके आत्महत्या की खबर छापने वाले थे। अब यह जो दृश्य है वह बिल्कुल समाज यथार्थ है। मीडिया का ध्यान केवल नकारात्मक और भड़काऊ चीज़ें छापने पर रहता है और हमने ये बार बार देखा कि वो अपने समाचार छापने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। कहानी में भी जब कुरूप अस्तबान सही सलामत बाहर निकलता है तब वह बाहर बैठा हुआ पत्रकार को इस बात की खुशी नहीं होती है कि एक जान बच गई, परंतु गम है कि इस बात का
कि उसकी एक सनसनी खबर न बन पाएगी। इसी बहस में मुफट्लाल अस्तबान से हुए गए इस भारी नुकसान के बदले कुछ खजाना देने की सलाह देता है और इस तरह रानी नागफनी की कहानी पुस्तक का तीसरा पार्ट मिलता अस्तबान और नागफनी और मचलना मन का अंत होता है।